Assalamu alaikum. My name is Rida Zainab, visiting lecturer, Government College University, Faisalabad. Today the topic of my discussion is backache. बैकएक एक ऐसा कॉमन सिम्पटम है जिसके साथ जो है वो हर दूसरा बंदा जो है वो कंप्लेन करता है जब भी वो डॉक्टर के पास आता है या अपनी डेली लाइफ के काम में या जो है वो बैकएक की उसको कंप्लेन रहती है। तो अगर हम बात करते हैं बैकएक की या बैक पेन की तो इसमें हम अगर डिवाइड करते हैं तो लंबर रीजन और थोरैसिक रीजन में। अगर पेशेंट जो है वो कंप्लेन कर रहा है तो लंबर रीजन में पेन की तो मे बी उसको जो अंडरलाइंग कॉज हो वो डिस्क प्रोलैप्स हो या फिर कोई डीजेनरेटिव चेंजेस हो बोन्स की। इसके अलावा अगर थोरैसिक रीजन में पेन बैकएक की कंप्लेन के साथ पेशेंट आता है या कंप्लेन कर रहा है तो मे बी उसको क्रश फ्रैक्चर हो जो कि मोस्टली होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के केस में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि डिस्क प्रोलैप्स किस तरीके से जो है वो बैकएक का ऑनसेट करवाती है तो एज़ वी ऑल नो कि नर्व फाइबर जो रूट ब्रांचेस जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड की जब स्पाइनल कॉर्ड से एग्जिट कर सॉरी वर्टिब्रल कॉलम से एग्जिट करती हैं तो अगर वहाँ पे डिस्क प्रोलैप्स होगा तो उन जो नर्व रूट्स हैं उनमें कंप्रेशन आ जाएगी और कंप्रेशन की वजह से क्या होता है कि वो पेन जो है वो पेशेंट एक्सपीरियंस करता है पेन। अगर हम बात करते हैं इसके ऑनसेट की तो ऑनसेट जो है वो एक्यूट भी हो सकता है। एक्यूट होगा इन केस ऑफ एनी इंजरी, जैसी कोई इंजरी हुई है उसकी वजह से अगर डिस्क प्रोलैप्स हुई है तो उसमें क्या होगा कि पेशेंट एक्यूट ऑनसेट ऑफ बैक पेन के साथ जो है वो प्रेजेंट करेगा। इसके अलावा क्रॉनिक भी हो सकती है। क्रॉनिक हो गई एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के केस में जो कि बेसिकली एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जो इन्वॉल्व करती है स्पाइन के जॉइंट्स को। इसके अलावा जो लिगामेंट्स होते हैं उनको इन्वॉल्व करती है। तो इस केस में क्या होता है कि क्रॉनिक पेन क्रॉनिक बैकएक के साथ पेशेंट आता है। और अगर हम बात करते हैं कि अगर पेशेंट को एक्यूट या फिर रिकरेंट बैक पेन के साथ अगर पेशेंट आ रहा है तो इट मीन्स के उसकी अंडरलाइंग कॉज जो है वो डिस्क प्रोलैप्स हो सकती है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि कुछ रिलीविंग फैक्टर्स होंगे बैक पेन के और कुछ जो है वो एग्रीवेटिंग फैक्टर्स। तो पहले अगर हम बात करते हैं एग्रीवेटिंग फैक्टर्स की तो एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हमारे पास आ जाते हैं कि पेशेंट जो है जब मूव करेगा, कोई मूवमेंट परफॉर्म करेगा, वॉक करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसकी जो पेन है वो एग्रीवेट हो जाएगी। इन कंट्रास्ट जब पेशेंट जो है वो लाइंग पोजीशन में होगा तो उस केस में पेशेंट को रिलीफ मिलेगा पेन से। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि कुछ रेडिएशन होगी, रेडिएटिंग पेन भी हो सकती है पेशेंट को इन केस ऑफ sciatica कि sciatic नर्व के रूट के साथ-साथ जो है वो पेशेंट को पेन जो है वो एक्सपीरियंस करेगा अगर जो है उसकी नर्व रूट कंप्रेशन हो रही है sciatica नर्व की। इसके अलावा जो है अगर हम बात करते हैं क्लिनिकल फ़ीचर्स की, तो क्लिनिकल फ़ीचर्स में हमारे पास ये आएगा कि एक तो पेशेंट पेन के साथ आ रहा है, दूसरा ये होगा कि जो साइट है, साइट पे जहाँ से बोन जो है अफ़ेक्ट हो रही है, वहाँ पे उसकी उस साइट पे टेंडरनेस होगी। टेंडरनेस होगी उसको इस साइड पे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि हम कुछ एग्ज़ामिनेशन के परफ़ॉर्म करवाते हैं, उस एग्ज़ामिनेशन से हम ये देखते हैं कि क्या वाक़ई इसका जो ओरिजिन है, जो कॉज़ है वो इसका वर्टिब्रल कॉलम है या इसका नर्व रूट कंप्रेशन है या नहीं। तो उसके लिए हम पेशेंट से फेमरल स्ट्रेस टेस्ट करवाते हैं। उसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि लाइंग पोज़ीशन में मतलब स्ट्रेट लाइंग पोज़ीशन में पेशेंट होता है और थाई को हम पेशेंट से कहते हैं कि अपनी थाई को एक्सटेंड करे और अपनी नी जॉइंट को फ्लेक्स करे। तो इस जैसे ही पेशेंट जो है ये मूवमेंट परफ़ॉर्म करता है तो उसको पेन होती है, जो कि इंडिकेट करती है कि उसका जो वर्टिब्रल कॉलम है उस पॉइंट पे जो है उसकी कोई कॉज़ है जो कि उसकी नर्व रूट कंप्रेशन करवा रही है या उसको कॉज़ है मेजर बैकएक का। इसके अलावा जो है हमारे पास आ जाता है कि पेशेंट जो है वो वीक होगा, उसकी वो जो बोन की मूवमेंट है वो सही तरह से परफ़ॉर्म नहीं हो सकेंगी, डिफ़ॉर्मिटी आ जाएगी स्केलेटन में जिसमें हमारे पास काइफ़ोसिस है, स्कोलियोसिस है। काइफ़ोसिस बेसिकली होता है कि फॉरवर्ड बेंडिंग हो जाती है अपर एंड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम की। और स्कोलियोसिस में क्या होता है कि साइड टू साइड कर्व्स बन जाते हैं हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम पे। तो ये स्केलेटल डिफ़ॉर्मिटी आ जाती है पेशेंट में। इसके अलावा रिफ्लेक्सेस जो हैं वो ऑल्टर हो सकते हैं जैसे कि प्लांटर रिफ्लेक्सेस है। अगर हम बात करते हैं बेबिंस्की साइन की तो वो पॉज़िटिव हो सकता है। अगर जो है वो नर्व रूट कंप्रेशन आ रही है या हमारे जो है वर्टिब्रल कॉलम के लेवल पे जो है कोई कॉज़ है और उसकी वज़ह से क्या होता है कि पेशेंट बैकएक भी उसको
फील होती है या वो एक्सपीरियंस करता है बैक एक। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं कि कुछ हम इन्वेस्टिगेशन, ये तो हमारे पास आ जाती है एग्जामिनेशन में हम पेशेंट को देखते हैं, हम पेशेंट से कहते हैं कि लाइन पोजीशन में रह के अपनी जो लेग है उसको रेस करे। पेशेंट लेग को रेस करता है तो अगर 40 टू 60 डिग्री के दरमियान में जो है इससे ज़्यादा पेशेंट रेज नहीं कर पाता, जैसे 40 टू 60 डिग्री के दरमियान पेशेंट को जो है वो पेन जो है वो एक्सपीरियंस करता है, इट मीन्स कि उसका ऑनसेट जो है उसमें इन्वॉल्व है उसके वर्टिब्रल कॉलम, उसकी डिजेनरेटिव चेंजेस भी हो सकती हैं या फिर डिस्क प्रोलैप्स हो सकता है। अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस की, तो इन्वेस्टिगेशंस में जो है हम एक्सरे परफॉर्म करवाएंगे पेशेंट का। एक्सरे में जो है हमारे पास जो भी डिजेनरेटिव चेंजेस है या फिर डिस्क प्रोलैप्स है वो आएगा। और अगर फर्दर हम स्पेसिफिक होना चाहते हैं, फर्दर जो है वो सेवेरिटी देखते हैं, तो उसमें हम सीटी स्कैन परफॉर्म करवाते हैं, बोन स्कैन परफॉर्म करवाते हैं, ब्लड टेस्ट हम करवाते हैं पेशेंट के। अगर इन केस अगर ब्लड टेस्ट में जो सीबीसी है उसमें ईएसआर रेज आ रहा है, तो ये इंडिकेशन हो सकती है इस चीज़ की कि पेशेंट जो है उसको टीबी ऑफ स्पाइन हो। इसके अलावा जो है हम एचएलए ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन B27 जो है पेशेंट का, वो उसका हम टेस्ट करवाते हैं। अगर वो रेज्ड है, ये बेसिकली होता है ऑटो इम्यून डिजीजेज में, तो हो सकता है कि कोई ऐसी ऑटो इम्यून डिजीज स्टार्ट हो गई है बोन्स की, जो कि जिसकी वजह से बोन्स में डीजनरेटिव चेंजेस आ रही हों। इसके अलावा बोन स्कैन है, सीटी स्कैन है। इसके अलावा हम पेशेंट के सीरम कैल्शियम, फास्फोरस और अल्कलाइन फॉस्फेट परफॉर्म करवाते हैं। अगर पेशेंट का अल्कलाइन फॉस्फेट रेज है, मे बी जो पेशेंट है वो ऑस्टियोमलेशिया के अंडरलाइंग उसकी कंडीशन जो है वो चल रही है, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस जो है उस पेशेंट का जो है वो अंडरलाइंग कॉज हो, जिसकी वजह से बोन में डीजनरेटिव चेंजेस आ रही हैं। अगर हम बात करते हैं अपने मज़ीद अगर इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं, तो इसमें आ जाता है एक ये चीज़ होती है हमारे पास कि हो सकता है कि पेशेंट जो है वो बोन कैंसर के साथ हो, तो उसमें जब हम पेशेंट का सीटी स्कैन करवाते हैं, तो सीटी स्कैन में जो है वो हमें मज़ीद जो है वो क्लैरिफ़ाई हो जाता है। अगर हमें पेशेंट जो है वो बैकएक के साथ आया है, उसको पेन है, लेकिन उसके साथ कुछ मज़ीद एसोसिएटेड सिम्पटम है, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। वो एसोसिएटेड सिम्पटम्स क्या हो सकते हैं कि बैकएक के साथ-साथ पेशेंट को वेट लॉस की भी हिस्ट्री दे पेशेंट। इसके अलावा इसके अलावा जो है वो कोई डिस्टेंट जो आप साइट्स हैं या ऑर्गन्स हैं, उसमें भी उसको कोई सिम्पटम आ रहे हो, जैसे कफ़ है, और इसके अलावा जो है वो फ़ीवर हो पेशेंट को। तो ये सारी जो कंडीशन है ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि मे बी पेशेंट जो है वो कोई सीरियस अंडरलाइंग जो है वो मेडिकल कंडीशन चल रही है, जिसकी वजह से उसकी बोन्स में, उसकी वर्टिब्रल कॉलम में जो है वो इस तरह से डिजेनरेटिव चेंजेस आ रही हैं, जो कि अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट कर रही हैं या कॉज बन रही हैं बैकएक का। इसके अलावा कुछ एसोसिएटेड डिजीजेस भी होती हैं, जैसे हमें पता है कि जो किडनी पेन है वो भी बैक पे जो है वो पेशेंट एक्सपीरियंस करता है, लेकिन उसके साथ एसोसिएटेड सिम्पटम होंगी जो कि हो सकती हैं किडनी स्टोन से रेलेवेंट हो सकती हैं, या फिर इन्फेक्शन की वजह से हो सकती हैं। तो उसके साथ क्या होगा कि एसोसिएटेड सिम्पटम होंगी, पेशेंट को बर्निंग मिक्चुरेशन आ जाती है, और अर्जेंसी है, फ्रीक्वेंसी है, या फिर आपके पास आ जाता है कि पेनफुल मिक्चुरेशन होगी। तो इसके साथ-साथ क्या होगा कि या पेशेंट जो है वो पहले से नोन केस होगा किडनी स्टोन्स का। इसके अलावा जो है प्रेगनेंसी में भी जो है वो प्रेगनेंसी में भी जो है बैकएक होगी, और ये जैसे होता है कि जो जॉइंट्स हैं या लिगामेंट्स हैं उनकी टेंशन, उन पे जो है उन पे स्ट्रेन आता है। स्ट्रेन आने की वजह से क्या होता है कि ये भी एक कॉज होती है किसकी, हमारे पास बैकएक की। थैंक यू सो मच।